प्यारे बच्चों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 प्रकरण है भारतीय संविधान में अधिकार की चर्चा करेंगे। आपने पूर्व के अध्याय में देखा था संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था और संविधान का दर्शन क्या है। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसकी चर्चा करें। इससे पहले यह जरूरी हो जाता है कि हम यह जान लें कि अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं या अधिकार क्या है, अधिकार क्या है। अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिकारों की ऐतिहासिक, अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि मानव ने अधिकारों की लड़ाई में या अधिकारों के संघर्ष में कब से सफलता प्राप्त करना शुरू की। तो इसमें हम लेते हैं, पहला है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा चार्टर 1215। मैग्ना कार्टा चार्टर अधिकारों से संबंधित वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में जारी किया था। यह अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। इसके बाद 1688 की इंग्लैंड क्रांति, फिर 1776 की अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, तथा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये सब ऐसी क्रांतियां हैं जो मानव को राज्य के विरुद्ध अधिकारों को प्राप्त कराने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान की। इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वह मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार शीर्षक से दिए गए हैं। इसको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं या मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अपरिहार्य होते हैं तथा संविधान के द्वारा जिसे संरक्षण प्राप्त होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अपरिहार्य होते हैं तथा संविधान के द्वारा जिसे संरक्षण प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में
अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। जब भारतीय संविधान प्रारंभ में लागू हुआ तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब यह मूल अधिकार न होकर के एक विधिक अधिकार रह गया है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार रह गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इसको शुरू करते हैं पहले अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 के अनुसार जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें बताया गया है, भारत सरकार, संसद तथा राज्य सरकार तथा राज्य विधानमंडल, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित हैं। तो राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो व्यापक अर्थ है। यहाँ राज्य का मतलब इसको प्रांत से मत समझिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा नियम या अधिनियम नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी अधिनियम को रिव्यू यानी पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 प्रदान करता है। अब आपका जो मूल अधिकार है वह कौन कौन सा है? तो अगर आप देखेंगे, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार है, पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिए गए हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। तीसरा आपका मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा आपका मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दिए गए हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक में। फिर इसके बाद पांचवा आपका जो मूल अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 में।
इसके बाद छठवां जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 32 में। इसको नोट करिए। मूल अधिकार कुल 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिए गए हैं, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं, और छठवां लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप। अब हम लोग क्रमबद्ध ढंग से एक एक मूल अधिकार पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अब इसमें जो पहला आपका मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इसको वर्णित किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अब इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 में यह प्राविधान किया गया है कि राज्य भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान समता से तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 तरह की बात की गई है। एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में 2 तरीके का प्राविधान, 2 तरीके के अधिकार दिए गए हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण इसका मतलब यह है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता को समझने के लिए सबसे अच्छा आपको एक उदाहरण बताऊं। आप न्यायालयों में देखते होंगे जो न्याय की देवी होती है उसके आंख पर पट्टी बंधी होती है, हाथ में तराजू होता है। इसका मतलब ये होता है, आंख पर पट्टी बंधी होने का मतलब कि कानून की नज़र में या विधि की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। उसकी नज़र में न चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसके बाद विधि का समान संरक्षण। जो विधि का समान संरक्षण है, इसका आशय यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ये हो गया आपका अनुच्छेद 14। इसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में यह प्राविधान किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक स्थान है उसमें भी जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेद वर्जित है। जैसे सार्वजनिक स्थान का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, आपका कॉलेज हो सकता है सार्वजनिक प्लेस, बसेस हैं, ट्रेन है, जितने भी पार्क हैं, ये सब सार्वजनिक स्थान पर है। इन स्थानों पर जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। इसके बाद अनुच्छेद 16 है।
अनुच्छेद 16 अवसर की समता प्रदान करता है, अर्थात लिंग, जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, अनुच्छेद 16(4). यह पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्राविधान करता है। दूसरे शब्दों में आप आरक्षण शब्द सुने होंगे, ये अनुच्छेद 16 के 4 पर ही अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्राविधान किया गया है कि वह भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके। इसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। छुआछूत हमारे समाज की एक प्राचीन काल से बीमारी चली आ रही है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के माध्यम से इस बुराई का अंत करता है। इसी अनुच्छेद के आधार पर सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया और साथ ही साथ SC/ST एक्ट अधिनियम भी लाया गया, ताकि इनका जो मानसिक और शारीरिक शोषण होता है उसको रोका जा सके। इसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत का मतलब यह है, भारतीय संविधान ये साफ साफ कहता है कि राज्य विद्या तथा सेना से संबंधित उपाधि को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये हो गया आपके समानता का अधिकार, इसकी चर्चा हो गई। ठीक, इसको आप समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट जो दूसरा आपका मूल अधिकार है वह है जो दूसरा आपका मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित किए गए हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वतंत्र मतलब अपना तंत्र, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से शुरू हो रहा है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। 19 फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आपको विचार करने की और उस विचार को मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से अभिव्यक्त करने की आपको आज़ादी प्रदान की गई है। इसी के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। इसी के आधार पर आपको सूचना का अधिकार भी प्रदान किया गया। इसके बाद 19 सेकेंड है। 19 सेकेंड जो है आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 का जो क्लास सेकेंड है वो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के, आप कोई भी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका मूल अधिकार है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 का जो दूसरा क्लास है वो प्रदान करता है। इसके बाद इसका जो तीसरा क्लास है वह संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता का मतलब आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, ये आपका अनुच्छेद का क्लास 3 अधिकार देता है। जो चौथा है वह आपको भ्रमण की स्वतंत्रता देता है। भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं
आपको बिना किसी वीजा के, इसके कोई प्राविधान नहीं है। आप पूरी तरीके से, आपका मूल अधिकार है कि आप भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद आपको पांचवा जो अधिकार प्रदान किया गया है वो निवास की स्वतंत्रता है। निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता का मतलब आप भारत में कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और जो छठवां अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 में, वो है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। यह हो गया अनुच्छेद 19। इसको नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद हम आएंगे अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 आप नोट कर लें, ठीक। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 तरीके के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें पहला अधिकार यह है कि जब तक आप किसी विधि का उल्लंघन नहीं करते हैं, जब तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई अपराधी घोषित नहीं कर सकता है। दूसरी बात, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये आपके मूल अधिकार हैं। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार। अनुच्छेद 21 में आपको दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें यह प्राविधान किया गया है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है या उसकी दैहिक स्वतंत्रता पर कोई आंच आती है, तो जो विधि के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके अनुसार ही उसको दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। जैसा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो दैहिक स्वतंत्रता छीनने की बात है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। इसके बाद इसी से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है इसी में, 21 क। 21 क जो है वह शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान किया गया है। नई शिक्षा नीति जो 29 जुलाई 2020 से लागू की गई है, इसको थोड़ा सा और विस्तार दिया गया है, जिसमें अब ये 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें गरीब छात्रों को बहुत ही अधिक मदद मिलेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त कराता है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो उसका अधिकार है कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि उसको अपने पसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा।
और तीसरी बात, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा जो मूल अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर भी हमने विस्तृत चर्चा कर ली। अब तक आपने जो भी पढ़ा, इससे आपको जो आपका गृह परीक्षा होगा, आगे बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे तो उसमें भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अब जो शेष मूल अधिकार हैं उसकी चर्चा हम जो है वीडियो के अगले भाग में करेंगे। आप जो है थोड़ा गृह कार्य नोट कर लीजिए। गृह कार्य, गृह कार्य में लिखिए पहला नोट करिए प्रश्न। गृह कार्य में यहां से लिखिए तो ठीक रहेगा। गृह कार्य, पहला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, इसको नोट करिए। शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया है, इसको नोट करिए। ये दो गृह कार्य के लिए आपको हम प्रश्न दिए हैं, इसको करके आइएगा। जो आगे के जो शेष मूल अधिकार हैं उसको अपने से पढ़ के आइएगा। पढ़ के आएंगे तो समझ में बात आएगी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत सादर धन्यवाद।